डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे पता है आप में से कई स्टूडेंट, जब मैं यूजी सीयूईटी के लगातार एनसीईआरटी के वीडियो दे रहा हूं तो आप में आपकी मैसेज मिलती है कि सर सीयूईटी पीजी के लिए कब। सीयूईटी पीजी के लिए डियर स्टूडेंट मेरे पास 3 पेपर हैं। आज मैं एनालाइज कर रहा हूं 2020 का, उसके अलावा 2021 एनालाइज करेंगे। एक बार मैं कर चुका हूं लेकिन फिर से एक दूसरे तरह से करेंगे, और एक और पेपर बहुत पहले का 2014 का किसी मेरे स्टूडेंट ने दिया, उसको भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने पेपर मैं एनालाइज कर रहा हूं, चाहे वो जामिया के हो, चाहे एएमयू के हो, चाहे वो सीपीईटी उड़ीसा के हो, सभी बहुत बहुत रिलेवेंट हैं सीयूईटी पीजी के लिए, इसलिए सभी तो उसके लिए ही हो रहे हैं। और यदि आप डीओईटी के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बहुत बेचैनी हो रही है, अभी तक डेट भी पता नहीं चल रहा है, और मुझे लग रहा है सीयूईटी पीजी के बाद होगी, तो उसके लिए भी मेरे पास में 5 पेपर हैं, वो लेकर के आएंगे। एक पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। लेट द डेट बी डिसाइडेड, मत बेचैन होइए, क्योंकि ये सारे पेपर आपको हेल्प करेंगे, ये भी डीओईटी के लिए। यदि आप किसी और एग्जाम को दे रहे हैं, यूजीसी नेट या एनी अदर एग्जाम, तो ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट हैं। सो लेट अस बिगिन टुडे सीयूईटी पीजी 2020 पेपर एनालिसिस, जो ऑफिशियल पेपर है। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, लेट मी अलाउ, मुझे आप बताने का मौका दें कि सीयूईटी पीजी के लिए स्पेसिफिक गाइड मैंने बहुत मेहनत से रिलीज किया है। और ये गाइड, मेरा दावा है, मैं कोई इसमें पोस्ट नहीं कर रहा हूं, ये मेरा फैक्ट है कि ये बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है सीयूईटी पीजी के लिए, क्योंकि ये 100% सीयूईटी पीजी के नए सिलेबस पे बेस्ड है। एक भी टॉपिक उसमें छोड़ा नहीं गया है। और इसमें जो सबसे ज्यादा मैंने मेहनत की है कि एक फैक्ट शीट बनाया है कम से कम 60 पेजेस का, जिसमें कि डिफरेंट जो पीजीईटी टेस्ट हैं, लाइक डीयूईटी, बीएचयू, एएमयू, जामिया, उन सब में जो क्वेश्चन रिलेवेंट आए हैं, जो सिलेबस सीयूईटी पीजी के लिए 5 साल का, उसको मैंने थीम वाइज अरेंज किया। आप समझ सकते हैं क्या मेहनत लगी होगी। केवल उस पोर्शन को भी यदि आप 8-10 बार देख जाएं तो आप सीयूईटी पीजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये गाइड मैंने अमेजन पे रिलीज की है, अमेजन किंडल पे। इसका लिंक यहाँ दिया गया है, आप सीधा इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अमेजन.in पे जाके यदि आप सीयूईटी पीजी गाइड भी लिखते हैं तो मिल जाएगा, पॉल साइंस हेल्प लिखते हैं तो मिल जाएगा, आपको किसी भी तरह सर्च में इवन सीयूईटी लिखने से 5-6 के बाद मिल जाएगा। अब यहाँ पे कई मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये पीडीएफ में नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है। मुझे आशा है कि आप अपने सर की इस इंडेवर को सपोर्ट करेंगे। यदि आप पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ जो है बहुत ही डेंजरस मोड है, उसमें क्या इश्यूज होते हैं आपको सबको पता है। और किंडल में इतनी सारी फैसिलिटी है, जब आप इस बुक को यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा टेबल ऑफ कंटेंट है, जिसपे आप कभी भी टू एंड फ्रो बैक जा सकते हैं और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर कैसे कन्वर्ट करना है। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरे कई स्टूडेंट ने कन्वर्ट करके मुझे बताया 5 से 7 मिनट लगता है। ऑफ कोर्स आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी, आप किसी साइबर कैफे से भी हेल्प ले सकते हैं, और इसको फिर पीडीएफ फॉर्म में आप चाहें तो पढ़ के प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यदि आप दूसरा एग्जाम दे रहे हैं कोई भी सीयूईटी के अलावा, तो आप ये किताब लीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैंने बुक पिछले साल निकाला था और इस बार उसको थोड़ा करेक्टेड वर्जन निकाला है, वो भी अमेजन पे है, इसका भी लिंक मैंने दिया है, उसके साथ मॉडल टेस्ट पेपर भी है, इन दोनों को वहां पे देख सकते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि बहुत जल्द जो टेस्ट सीरीज मैंने जो चलाई हुई है, उसमें करीब 25 पेपर मैंने बनाए हैं। समझिए वो पूरे पॉलिटिकल साइंस को कवर करता है, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, वो भी अमेजन पे बहुत जल्द अवेलेबल होगी। आप एग्जाम के पहले उसको भी पढ़ ले तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर के दौर का। फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 25 आपको पता है कि सेक्शन ए होता है, उसको अलग से चर्चा कभी करेंगे डेफिनेटली। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको इस साल अब हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस गया है बदल। पहले जो सिलेबस थे उसमें भी ये सब नहीं था, ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिकल, और ये जितने भी जो इन्वायरमेंटल फिनोमेना, इन्वायरमेंटल मत कहिए, जो जो जियोग्राफिकल फिनोमेना होते हैं, स्ट्रेट हैं या कंट्री हैं, पहाड़ हैं, रिवर है, ये सब नहीं था। लेकिन पता नहीं ये क्यों पूछ रहे थे, कहां से कॉपी पेस्ट कर रहे थे, कुछ जामिया में से भी उन्होंने लिया होगा। इस बार सिलेबस बहुत डिफरेंट है और 2021 में इन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल टू द सिलेबस है। इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन में आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन तो इतने बकवास है, मतलब जो इररिलेवेंट है, कि उसको चर्चा भी करने की जरूरत नहीं है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको बता देता हूं लेकिन आपको जानने के लिए, लेकिन ये आने का संभावना कम है। यहां पे पूछ रहा है द जियोपॉलिटिकल टर्म दैट इज यूज्ड टू सिग्निफाई एन इंटरनेशनल स्ट्रेट whose control could potentially affect the commercial transit। होता क्या है, यहाँ एग्जांपल समझिए। जैसे ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है,
अब यहाँ इंडिया से कोई जहाज आता है, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है, मलेशिया की तरफ जा रहा है, सॉरी सिंगापुर की तरफ सिंगापुर कह रहे हैं, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी, उसको ये जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक तरह का समझिए चोक पॉइंट है। यहाँ सारे जहाज जा करके इस पतली गली से निकलनी होती है। यदि इस पे कभी मान लीजिए अटैक हो गया, इंडोनेशिया ने इसको कैप्चर कर लिया, बोला हम नहीं जाने देंगे, तो समझिए क्या मुसीबत होगी कि ऐसे घूम करके कितना दूर होकर के हजारों किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसको चोक पॉइंट बोलते हैं, इस तरह के वाटर बॉडी को जो कि फंसा देता है समुद्री जहाज को जो ट्रेड वेड करते हैं। और ऐसे जो चोक पॉइंट है, चोक मतलब जहां फंस जाती है, वो मलक्कन स्ट्रेट है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, सुएज कैनल है, सुएज कैनल जो इजिप्ट जिसको कब्जा जमा लिया था 1956 में, सो क्राइसिस हो गई थी क्योंकि मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है, तो यूरोप को एशिया से जोड़ता है, तो इसको चोक पॉइंट कहते हैं। ये सब पूछने की संभावना कम है, लेकिन चलिए इंटरेस्ट के लिए फोरबियरेंस, यहाँ लैंग्वेज का कमाल है, ये भी पूछेंगे। फोरबियरेंस और द विलिंगनेस ऑफ पीपल टू अलाउ अदर टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट इन वेज ऑफ विच दे डिसअप्रूव इज नोन एज। मतलब यदि आप किसी की बात को नापसंद करते हैं, आप उससे अख्तियार नहीं रखते हैं, ताल्लुकात नहीं रखते हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर भी यदि आप उसको अलाउ करते हैं बोलने के लिए और सुनते हैं गौर से, तो इसको टॉलरेंस कहते हैं। फोरबियरेंस का क्या मतलब है कि आपने उसको मर्जी दी है सामने वाले को कि वो जैसा चाहे वैसा करे, आप उस पर बंधन नहीं लगाते, उसको फोरबियरेंस कहते हैं। तो ये लैंग्वेज का कमाल है, यदि आपको पता है तो ठीक है। Which among the following nation state is not part of 5 एशियन टाइगर? यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या है कि देखिए एशियन टाइगर तो 4 ही है, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान। ताइवान तो एक इंडिपेंडेंट नेशन भी नहीं है। अभी आपको पता है कि नैन्सी पॉलिसी के चलते क्या हो रहा है, आपको बहुत चीज ताइवान के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन इसमें कई जगह जापान को भी जोड़ दिया जाता है और इसको 5 एशियन टाइगर कहा जाता है। अब ये चीज समझिएगा कि एशियन टाइगर बेसिकली 4 ही है, तो 5वां यदि जापान को आप माने तो यहाँ जापान है, साउथ कोरिया, ताइवान है, मलेशिया इसमें नहीं है, तो आप मलेशिया को कर सकते हैं, लेकिन इट इज कंफ्यूजिंग बिकॉज 4 ही एशियन टाइगर ही भी आपको जानना चाहिए। एक्शन डन अंडर कवर एंड इज हिडन मैनर, अब ये लैंग्वेज है, ये सबको तो सेक्शन ए में देना चाहिए। जो छिपा हुआ होता है उसको कोवर्ट एक्शन कहते हैं, जो ओपन होता है उसको ओवर्ट कहते हैं। ओवर्ट का एंटोनिम है, मतलब उल्टा है कोवर्ट। इsoteric मतलब वो होता है जो कि केवल कुछ ही लोग जान पाए। यदि आपने कोई ऐसी नॉवेल लिखी जो केवल दुनिया में केवल 1000 आदमी समझ पाए, उसको तो इsoteric नॉवेल कहेंगे, मतलब जो एक लिमिटेड ग्रुप में ही लोग समझ सकते हैं। The naval force which has the capability to carry out offensive operations in the littoral zone of a state is known as, इसको तो मैं बिल्कुल जो है छोड़ दूंगा, मैं इसको डिस्कस भी नहीं करूंगा। Which among the following was not a part of the Axis power, इसमें पोलैंड नहीं था। हेजेमनी का जो थ्योरी है वो ग्राम्स्ची से एसोसिएटेड है। आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हेजेमनी ग्राम्स्ची क्या बोलते हैं? ये मार्क्सियन थिंकर थे, 1920s में इटली में मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया था, उन्होंने प्रिजन नोटबुक लिखा था 1928 में, जो बाद में पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने एक हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी का लीजिए उसका कॉन्सेप्ट दिया था। उनका कहना था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो रूल करती है वो केवल अपने इकोनॉमिक दम पे नहीं करती कि वो बेस को कब्जा जमा लिया, जो मार्क्स बोलते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन को, बल्कि वो कल्चरल हेजोमनी से भी अपना रूल एस्टैब्लिश करती है, और वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो सिविल सोसाइटी में पैदा होता है। उसमें एक तरह का डिस्कोर्स पैदा किया जाता है थ्रू मीडिया, ओपिनियन, नॉवेल, टीवी एंड ऑल मास मीडिया के थ्रू, जिसमें कि जो डोमिनेटेड क्लास है, लेबर क्लास, वो सोचते हैं कि डोमिनेट होना ही उनकी नियति है, नेचुरल है, और उसको वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, और उस कैपिटलिस्ट व्यवस्था को ही वो नॉर्मल मान लेते हैं, जो कि एक्सप्लॉइटेटिव है। इसको हेजेमनी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, कास्ट सिस्टम इंडिया में है, जहां की ब्राह्मण्स ने थ्रू ऑल डिस्कोर्स, वेद एंड संहिता एंड ऑल टाइप ऑफ शास्त्र से ऐसा एक हेजेमनी क्रिएट किया, जहां पे कि जो डोमिनेटेड कास्ट थे, लोअर कास्ट या दलित, वो सोचते थे कि उनको डोमिनेट होना ही उनकी नियति है, और यही नॉर्मल है जो कास्ट सिस्टम में होता है। ये जो फ्रेज है, द पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ये जो है लॉर्ड एक्सन का ही, तो याद कर लीजिए, इतना फेमस है, ये कई जगह पूछा जाता है। अब ये तो मैं आपको बताने वाला हूं नहीं, ये सबको नेट पे जाके देखिए, सब कोई फायदा है नहीं डिस्कस करने से। प्रिजनर्स डिलेमा मैंने डिस्कस किया है, ये गेम थ्योरी से रिलेटेड है, टाइम होता तो आपको बताते, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये मेरे हिसाब से इजी टू मीडियम क्वेश्चन है। द स्कूल दैट आर्ग्यूज दैट इंक्रीज, अब ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिकल इकोनॉमी कह लीजिए, और मैंने कई बार बताया है, लेकिन टफ है ये आपके लिए जानना। ये बेसिकली क्या कहता है कि
जब जब एक ऐसी इकोनॉमी की थ्योरी जिसमें ये कहा था कि गवर्नमेंट जो है खूब खर्चा करे, जिससे लोगों के पास में पॉकेट में पैसा जाए और इकोनॉमी जो है वो बढ़े। जैसे अभी कोरोना के बाद लोगों ने ऐसा कहा कि मनी प्रिंट करके भी गवर्नमेंट को जो है खर्चा करना चाहिए। तो ये जो है 70s के दौरान बहुत पॉपुलर था, इसको केनेसियनिज्म बोलते थे, केनेसियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट खूब खर्चा करे। आपको शायद पता है कि नहीं, अमेरिका में जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एक टाइम में सबसे ऊंची बिल्डिंग न्यूयॉर्क की थी, उसको इसलिए बनाया गया था रूजवेल्ट के न्यू डील के टाइम में, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के बाद वहां लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। तो केवल गवर्नमेंट केनीसियन मॉडल के तौर पे चलते हुए, खर्च करने के चलते उसने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को बनाया कि हजारों लोगों को जॉब मिलेगा। उसमें जो स्टील और अदर जो खरीदे जाएंगे मटेरियल, उसके चलते इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। इसको केनेसियनिज्म बोलते हैं। ये नियो लिबरलिज्म जब आया तो उसमें फेडरिक हयाक जो हैं, जो गुरु थे मार्गरेट थैचर के, और थैचर और रेगन जो है दोनों मिल करके उन्होंने केनेसियनिज्म को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब हुआ कि नहीं, मतलब कम से कम गवर्नमेंट जो है खर्च करे, फिस्कल प्रूडेंस रखे, प्राइवेट सेक्टर को करने दे, गवर्नमेंट थोड़ा रिट्रीट कर जाए। ये नियो लिबरलिज्म हो गया। आइडेंटिफाई द लीडिंग, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ये सब है। आइडेंटिफाई द लीडिंग नियो रियलिस्ट थिंकर, ये एकदम आसान क्वेश्चन। आपको पता है कि नियो रियलिज्म के फादर जो हैं केनेथ वॉल्ज हैं। बाकी आप मॉर्गन थो जो है क्लासिकल रियलिज्म के फादर हैं। कोएन जो हैं और कांत जो हैं, ये सब लिबरलिज्म के प्रोपोनेंट हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट, अब यहाँ पे याद रखिए कि रॉबर्ट कोहेन जो है जोसेफ नोए के साथ मिलकर इन्होंने कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस या नियो लिबरलिज्म की स्थापना की। इमैनुअल कांत ने परपेचुअल पीस की थ्योरी दी, जिसपे की डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी डॉयल ने बनाई। ये सब लिबरल हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब इजी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ये डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए मॉन्टेस्क जो हैं, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का दिया थीम, ये सब 18th सेंचुरी के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फिलोसफर थे। और वहां पे रीजन रैशनलिटी आ गई थी, इनलाइटनमेंट आ गया था। तो ये फिलोसफिकल से इसको अलग कर सकते हैं शायद, मुझे लगता है कि यही इसका आंसर होगा, क्योंकि प्लेटो, एक्विनाज, अगस्तीन, ये सब फिलोसफिकल ट्रेडिशन के थे। यहाँ पे आके रीजन रैशनलिटी पे चला जाता है। टफ क्वेश्चन है लेकिन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हु इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि रूसो जो है, रूसो, मॉन्टेस्क एंड वोल्टेयर, ये जो तीन हैं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फिलोसफर माने जाते हैं। याद कर लीजिए फिर से, रूसो, मॉन्टेस्क एंड वोल्टेयर। तो इसमें से रूसो है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा है। रूसो ने इमली लिखा है एजुकेशन पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक लिखी है, ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी लिखी है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लिखा है ये बुक पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ? ये आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये हैरोल्ड लास्वेन ने कहा था। इनफैक्ट ये उन्होंने डेफिनेशन ही पॉलिटिक्स का दिया था कि पॉलिटिक्स क्या है, रिसोर्सेज का या इनकम, वेल्थ, पॉलिटिकल ऑफिसेज, पब्लिक ऑफिसेज, इसका जो है कैसे बंटवारा होता है, किसको मिलता है, ये किस बेसिस पे मिलता है। मतलब उन्होंने एक और कहा था कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल, मतलब कि कौन इन्फ्लुएंस डालता है और कौन लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, कौन जो है बंटवारा करते हैं, किस बेसिस पे इन रिसोर्सेज का बंटवारा करते हैं, या प्राइमरी सोशल गुड का कह लीजिए। तो पॉलिटिक्स एक तरह का बंटवारे की अरेंजमेंट है, सोशल अरेंजमेंट है। हैरोल्ड लास्वेल। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो है ग्राहम वालस ने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये सब जो है बिहेवियरल रिवोल्यूशन के एक स्तंभ बुक है। बिहेवियरल रिवोल्यूशन के जो 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 माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, वो चार्ल्स मैरियम है, याद रखिएगा। लेकिन आर्थर बेंटली और ग्राहम वेलस जो है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर बिहेवियरल रिवोल्यूशन के हैं। हेनरी मैन जो है, उन्होंने दिया है पैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ स्टेट। ये क्या होता है कि उनका कहना था कि जो स्टेट जो डेवलप किया है ना, वो एक पैट्रियार्कल फैमिली से डेवलप किया है, जिसका कि एक मेल जो है वो मुखिया होता है, फिर वो बहुत सारे फैमिली मिलते हैं, उससे एक किन का एक कम्युनिटी बनता है, फिर लार्जर कम्युनिटी बनता है बहुत सारे डिफरेंट फैमिलीज का, और फिर उससे स्टेट बनता है। एक तरह का हिस्टोरिकल बट पैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ स्टेट। द वर्क यूटोपिया, किससे, यूटोपिया नाम की बुक जो है थॉमस मोर ने लिखा था। ये आपको एकदम याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये फिर पूछा जा सकता है। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखिए, हॉब्स जो है उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी अपनाया था। उनका कहना था कि मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ मैटर इन मोशन। उन्होंने फिजिक्स के लॉ ऑफ मोशन से उसको लिया था, न्यूटन से प्रभावित दिखते हैं। तो वहां पे उनका ये कहना था कि जो प्लेजर एंड पेन, जिसको हेडोनिज्म बोलते हैं, वही आदमी में होता है। उसको उन्होंने कहा था दो ही बेसिक डिजायर है, एपेटाइट एंड
एवर्स है, मतलब किसी चीज के प्रति आपको देख के खुशी होती है, किसी चीज को देख के आप उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि पेन होता है। तो उनका बेसिकली तो ये था प्लेजर पेन। लेकिन यदि आप ये कहें तो पेन को अवॉइड करना मतलब फियर एक पेन है कि लॉलेसनेस का, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, उसी के चलते, उस फियर के चलते ही लोग अपनी सारी पावर एक दैत्याकार जो है वो लेवाइथन को दे देते हैं, थर्ड पार्टी सॉवरेन को दे देते हैं कि भाई कम से कम हमें जो है जिंदा रहने दो एक शांतिपूर्ण इन्वायरमेंट में, हमारे सारे अधिकार, सारे जो पावर हैं वो तुम ले लो। तो फियर आप कह सकते हैं कि ज्यादा इसमें अच्छा, वैसे हैप्पीनेस फियर दोनों, लेकिन फियर एक बेटर साइकोलॉजिकल मोटिव था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हॉब्स के थ्योरी में। The central concern of the Plato in the Republic is of course justice. वो justice का book है, morality and justice. The concept of sovereignty was introduced in political theory. ये मैंने कई बार बताया है। देखिए ऑस्टिन और इसमें जो है, सॉरी, बोदिन और ऑस्टिन दोनों इसमें हैं, दोनों ही सॉवरेंटी पे दिया है, लेकिन ऑस्टिन बाद में आए हैं, ये ज्यूरिस्ट थे और इन्होंने जो है एक लीगल सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया है। लेकिन बोदिन जो है फ्रेंच, जो कि बेसिकली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल थ्योरी में, तो जीन बॉदिन, लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। ये है तो वैसे बहुत टफ क्वेश्चन, लेकिन अब मुझे भी याद होते गया है क्योंकि पहली बार तो ऑर्बिट था, ये प्रोफेसर सीली ने ये कहा है। अब इसको सोचिएगा, इसका मायने क्या होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेफ गार्ड टू लिबर्टी। अब आप यदि देखिए कॉमन सेंस, ये सब कॉमन सेंस क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आप कॉमन सेंस है कि इसमें से कौन सा लिबर्टी को बचाता है। लॉ है, रूल ऑफ लॉ होगा तो लिबर्टी होगी, नहीं तो लॉलेसनेस होगा तो क्या लिबर्टी होगी। इंडिपेंडेंस ऑफ, कई लोग कहते हैं कि लॉ जो है लिबर्टी को कर्टेल करता है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रूसो का, कांत का ये कहना है कि लॉ जो है लिबर्टी को बढ़ाता है, मोरल फ्रीडम देता है आपको। तो अब यहाँ पे अब ये अलग बात है कि इसको आप, लेकिन मुझे लगता है इसमें सही है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल जरूरी है, डेमोक्रेसी फ्रीडम को बढ़ाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी। तो 1 2 3 4, और जहां पे ऑल ऑप्शन आए ना, तो वहां ऑल या बोथ ये सब ज्यादा सही होता है। टिप्स में दे रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉ। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा स्कैनिंग नहीं है। लॉ कहाँ से आता है? जब हम देखते हैं कि अपने पार्लियामेंट में लॉ बन रहा है, बहुत सारे तो कस्टम से आते हैं, तो उसको लॉ में बना दिए जाते हैं कि सोसाइटी का कस्टम है तो चलो ऐसा बना दे, जैसे हिंदू कोड बिल टाइप ऑफ, जो मतलब कि सोसाइटी में हजारों साल चला आ रहा है उसको हम लेजिस्लेट कर लेते हैं। देन रिलीजन से भी आता है, बहुत सारे लॉ रिलीजन सोर्स बनता है, जो बहुत सारे लॉ का मोरलिटी इथिक्स से रिलेटेड। एडजुडिकेशन ठीक है, मतलब एडजुडिकेट भी करते हैं, लेकिन इक्विटी नहीं कहा जा सकता है मेरे अनुसार से। तो 1 2 3 को एडजुडिकेट मतलब फैसला करना दो आदमियों के बीच में। तो समाज में यदि बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग व्यू हो तो उसके बीच में एडजुडिकेट करने का भी सोर्स जो है लॉ हो सकता है। अब यहाँ पे चार जो लोग हैं इसमें, तो एक 3 थिंकर हैं, एक तो राजा है अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो किस क्रम में आए हैं? तो आपको पता है कि प्लेटो के गुरु सोक्रेट थे, तो सोक्रेट पहले आए होंगे, और एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो थे, और अलेक्जेंडर के गुरु एरिस्टोटल थे। बचपन में पढ़ाया था। तो इस तरह से सभी गुरु शिष्य का है, गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य। तो आप ऐसे देख सकते हैं। इंटीग्रल व्यू जो है इसमें से किसने दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? ये क्वेश्चन तो आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट खूब परेशान हो रहे हैं, अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि देखिए, पहले समझिए कि इंटीग्रल मैनेजर व्यू होता क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कौन किसको समर्थन करते हैं, ये बच्चे वाले क्वेश्चन है, क्लास 3rd का भी स्टूडेंट रख सकता है। ये पहले समझिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके जो जॉब हैं वो क्या केवल मैनेजरियल जॉब को कहा सकता है, जो डिसीजन लेते हैं, मैनेज करते हैं रिसोर्सेज या पीपल को, या प्यून से लेकर के चीफ एग्जीक्यूटिव तक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो जो ऐसा व्यू रखते हैं कि प्यून से लेके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक सभी जो हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हैं, वो इंटीग्रल व्यू कहलाते हैं, मतलब इंटीग्रल व्यू के समर्थक कहलाते हैं। और जो ये मानते हैं कि नहीं, जो मैनेजरियल केवल फंक्शन है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करता है, नीचे के जो रूटीन या क्लरिकल जो फंक्शन है, प्यून, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, डेस्क ऑफिसर, ये सब नहीं है, वो जो है वो मैनेजरियल व्यू को मानते हैं, मतलब के समर्थक माने जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है जो कई सोर्सेज से जुटा करके दिया गया है, इसको आप मेरे अनुसार से रट लीजिए। यदि आपका लक ठीक रहा तो इससे ही आपका काम बन जाएगा। यदि आप अनलक्की होंगे और सेटर ने कहीं गलत सोर्स से देखा हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, गूगल पे कुछ है, किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है। मैंने बहुत अच्छे बुक भी देखने की कोशिश की, ऑफ कोर्स इस पर कोई बहुत घंटों तो मैंने लगाया नहीं है, लेकिन जो लिमिटेड रिसर्च की है उससे आप यहाँ पे देख लीजिए मैनेजर व्यू के समर्थक कौन है, और इसमें इस बेसिस पे देखें तो इसका आंसर डेमोक आएगा। लेकिन फिर मैं जानता हूँ, फिर कोई बच्चा बोलेगा, कोई स्टूडेंट मुझे एक मैसेज देगा
कि सर मेरे बुक में जो XYZ ने लिखा है उसमें तो LD वाइट है एंड टाइप ऑफ, उसका कोई मीनिंग नहीं। अब मैं जवाब भी देने नहीं जा रहा हूं, आपको मैंने बता दिया क्या कारण है। बेस्ट ऑफ लक टू यू कि आप जो मैंने यहाँ पे दिया है उसको रख लीजिए, और उससे भी आ गया तो बहुत अच्छा, और शायद यही सही होगा। फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट जो इकोलॉजिकल अप्रोच के हैं वो आपको पता है FW रिग्स हैं, उनकी आपने पढ़ी भी है, मैंने आपको पढ़ाया है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मिनोब्रुक 3 कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2008 में हुआ। उसके पहले फर्स्ट मिनोब्रुक जो है 1968 में होता है, यहाँ से NPA निकलता है। इसके कर्ता धर्ता जो है वो भी आपको याद रखना है, फ्रैंक मैरिनी एंड ड्वाइट वॉल्डो होते हैं। फ्रैंक मैरिनी ने इस पे बुक भी लिखा था, टुवर्ड्स ए न्यू पर्सपेक्टिव इन पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव या मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। तो ये 71 में उन्होंने लिखा था, जिसे NPA निकला। फिर 20 साल पे होता है ये 1988 में हुआ, जिससे कि NPM का उदय हुआ, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और 2008 में हुआ। उससे आप कह सकते हैं गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिफाइंड हो गया। और इसको करने वाले, जो कोऑर्डिनेट करने वाले, रोजमरी ओलेडी थे, याद कर लीजिए। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज ए फीचर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर जगह पूछा जाता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इसका फीचर, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे पार्लियामेंट को सॉवरेन माना जाता है। जैसे इंडिया में जो लीगल सॉवरेनिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की है, पार्लियामेंट की नहीं है, और जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो पीपल में निहित है। जबकि वहां पे जो सॉवरेनिटी है ब्रिटेन में, वो पार्लियामेंट में निहित है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बिल्कुल इन टोटो फॉलो करता है। इसलिए पार्लियामेंट जो कानून बना देता है उसको जुडिशरी वहां रिव्यू नहीं कर सकती है, ये बात समझिए। इसलिए पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज द फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स? ये क्वेश्चन वैसे तो बेकार क्वेश्चन है, क्योंकि इतना डीप हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे आपको पूछेगा नहीं। हाउस ऑफ लॉर्ड वहां का जो है अपर हाउस है। इसमें जो पहला इंफॉर्मेशन है कि ये हाउस ऑफ लॉर्ड ओल्डेस्ट सेकंड चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड है, ये तो सही है, क्योंकि उससे पुराना हो कौन सकता है। वहाँ 1680 से ही वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड सब आ गया, तो इसलिए ये सही है। अब मेंबरशिप द हाउस ऑफ लॉर्ड इज फिक्स्ड, इसका मायने ये होता है, ये कहना ये चाहता है कि एक बार यदि आप मेंबर बन गए तो जीवन भर रहेंगे। ऐसे हैं वहां, उसको लाइफ पीयर्स बोलते हैं, लेकिन सारे मेंबर लाइफ पीयर्स नहीं है। बहुत सारे मेंबर वहां लाइफ लॉन्ग होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है उनका टर्म जो है लिमिटेड भी होता है, इसलिए इसको पूरी तरह ये सही नहीं है। लॉर्ड चांसलर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ये था 2005 तक ये बात सही थी, लेकिन 2005 में लॉर्ड चांसलर अब नहीं रहा। अब स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड, जैसे कि अपर हाउस में होता है, वो अब उसके हेड हो गए, इसलिए ये भी सही नहीं है। फोर्थ जो है सही है, क्योंकि कमिटी सिस्टम जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड में एक जैसे ही है। जैसे इंडिया में भी राज्यसभा लोकसभा के मिली जुली कमिटी होती है, तो इसलिए 1 और 4 मेरे हिसाब से सही होगा, लेकिन ये हाईली कंफ्यूजिंग है और बेकार क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। Which among the following is not a condition for post of United States of America के प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन सा कंडीशन इसमें सही नहीं है? ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए 3 कंडीशन वहां है कि नेचुरल बोर्न सिटीजन होना चाहिए, मतलब कि बाहर का सिटीजन नहीं होना चाहिए कि आके वहां कोई नेचुरलाइज हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंडिया से गया और उसको यूएस का सिटीजनशिप बाद में मिला, तो वो नहीं खड़ा हो सकता प्रेसिडेंट के लिए। वहीं उसका नेचुरल बोर्न, मतलब वहीं पे पैदा वाला जो सिटीजन है वो होना चाहिए। ही सी मस्ट बी नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, तो ठीक है, वो तो इंडिया में भी है। और ये 14 साल से कम से जो है उसको यूएसए में नहीं रहना चाहिए, 14 साल तक उसको वहां प्रवास होना चाहिए। तो ये 3 है, ये नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो यही इसका सही ऑप्शन है टू डिस्कस। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कह रहे हैं कि आ, ये अमेरिका और यूके का कंपैरिजन कर रहे हैं। चलिए ये हम थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका यूरोप का यदि आप कैबिनेट सिस्टम देखेंगे तो बोथ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड अमेरिकन कैबिनेट आर ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ, मतलब इनका जो ग्रोथ हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। तो इंडिया में भी हुआ है, तो ठीक है, ये माना जा सकता है। ब्रिटिश कैबिनेट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अमेरिकन कैबिनेट लैक्स दिस। यस, क्योंकि वहां पे जो कैबिनेट है वो कोई पार्लियामेंट को या उसके जो, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, उसको उत्तरदायी नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल होता है, इसलिए वहाँ कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अमेरिका में आपको पता है कि प्रेसिडेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट होते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस जो वहाँ पे है लेजिस्लेचर है, और प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव है, दोनों में टाइट सेपरेशन ऑफ पावर है। इंग्लैंड जिसको की जो पार्लियामेंट्री या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग अपनाया है, उसमें जो लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट, उसी से कुछ पार्ट निकल करके जो है एग्जीक्यूटिव में जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होता है वो बहुत ही टाइट नहीं होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये भी सही है। इन ब्रिटेन एंड अमेरिका कैबिनेट स्पॉन्सर्ड लेजिस्लेचर, यहाँ पे ये मुझे लग रहा है, चलिए इसको डिस्कस करना बहुत टाइम हो जाएगा। थर्ड मुझे लगता है ठीक नहीं है। जो स्पॉन्सर जो है वो मतलब उस तरह से गाइड नहीं करता है जैसे कि कैबिनेट इंडिया में
एक बिल लाता है और फिर पार्लियामेंट में ले आता है, वैसा अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में वो थोड़ी बहुत हिंट दे सकता है जो प्रेसिडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन या कैबिनेट है कि यार ये बिल ले आओ, लेकिन अल्टीमेटली उसको कांग्रेस के मेंबर या सीनेट के मेंबर को ही लाना होता है। तो इससे आप देख सकते हैं, मेरे अनुसार से ये सही लगता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द अमेरिकन प्रोसीजर और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मैं नहीं डिस्कस, ये सब सब एरिया स्टडी है यूएसए यूके का। यदि आपको ये बताया गया है, यदि आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आज एग्जामिनेशन के रात में छोड़ ही दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को गेस कर लीजिएगा थोड़ी बहुत। अब ये जो है WHO के कौन डायरेक्टर जनरल है, ये मैंने आपको करंट इवेंट में बताया है। इनका फोटो आपने बार बार देखा होगा अभी कोरोना काल में, टेड्रोस ब्ला ब्ला। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल जो है आपको जानना चाहिए, इंटरपोल सबसे बड़ी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये लयोन फ्रांस में एक शहर है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। बहुत ऑब्सक्योर टाइप का क्वेश्चन है। सोफिया कहाँ की राजधानी है? अब अचानक से क्वेश्चन, ये बच्चे टाइप का 7th क्लास का टपक पड़ता है। ये बुल्गारिया की है। मिलान किस कंट्री में है? तो मिलान, वेनिस, ये सब इटली में है, शायद आपको पता हो। माउंट किलिमंजारो, अब ये ज्योग्राफी पूछ रहे हैं, वो किस कंट्री में है? तो ये एक ज्वालामुखी जैसा है, तंजानिया में। मैप में उन सब प्लेसेस को जहां की इक्वल सनसाइन मिलता है, इक्वल जैसे ना इक्वल बारिश होती है, इक्वल प्रेशर होता है, तो उसको आइसोबार बोलते हैं, आइसोहेल बोलते हैं, तो आइसो नेफ बोलते हैं। तो ये जो आइसोहेल जो है वो है इक्वल सनसाइन, आइसोहेल या आइसोहोल या जो भी आइसोहेल। तो ये इक्वल सनसाइन वाले को मैप में जोड़ते हैं। ऐसा ऐसा जो इक्वल जोड़ने वालों को जो है बहुत कॉमन जीके का क्वेश्चन है, उस तरह लोग याद कर लेते हैं। आइसोबार, आइसोनेफ एंड आइसोथर्म, जो कॉमन टेम्परेचर, थर्म से आता है, बार मतलब प्रेशर होता है, नेफ जो है वो कितना बादल एक जगह है वो, एंड ऑल दैट। ये सब क्यों पूछ रहे हैं, आई डोंट नो। टू ऑब्जर्वर, ये बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन है। देखिए यूनाइटेड नेशन में 2 ऑब्जर्वर स्टेट रखा गया है जो कि अजीब टाइप के स्टेट हैं। एक तो फिलिस्तीन है, अभी तक ये पूरी नेशन स्टेट बन नहीं पाए हैं, आपको पता है, इसका हिस्ट्री पता होना चाहिए। और एक वेटिकन है, इसको होली सी बोलते हैं, तो ये भी एक छोटा सा इसको स्टेट ही माना जाता है, तो ये इसको याद कर लीजिए। अब ये जो है राफेल मैरिनो ग्रोसी, ये एकदम टफ क्वेश्चन, ये सब नेट पे आप देख सकते हैं। ये ठीक है, इसको इस लेडी को आपने बार बार देखा होगा, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, जेसिंडा आर्डर्न। काफी काफी जगह इनको बच्चा हुआ था तो उनको ले करके बेबी को इन्होंने किया था। एंड इज ए वेरी लिबरल काइंड ऑफ लीडर, बहुत जगह ये इन्होंने शो किया है अपनी जो भावनाएं हैं, ऑल वेरी वेरी लिबरल। तो वो जो है ठीक है, न्यूजीलैंड आप शायद जानते हो। द सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये मैंने आपको बताया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो हेग में पीस पैलेस है, वहां पे है। यहीं पे जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर है, दोनों का ही हेग में ही है। ये जो है चीनूक जो किसने बनाया है, ये बोइंग कंपनी ने यूएसए का बनाया है, इंडिया को बेचा है। बहुत बड़ा सा हेलीकॉप्टर जिसपे कि बहुत लोगों या माल असबाब या ले करके सामान सीधा उड़ जाती है, बहुत मतलब बड़ा हेलीकॉप्टर। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? ठीक है, आप देख सकते हैं नेट पे। द क्योटो प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विथ विच एक्सटेंड फ्रॉम द, बेसिकली इसमें मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 1992 का जो रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में, अर्थ समिट बोलते हैं, उसमें एक कन्वेंशन बना था, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ट्रिपल सी, UNF ट्रिपल सी, यहाँ लिखा हुआ है। इसके अंदर में जो लोग साइनिंग पार्टी थे, पार्टी मतलब नेशन, उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के फॉर्म में हर साल वो लोग मिलते हैं। मतलब दोज पार्टी हु साइन द कन्वेंशन मीट एवरी ईयर इन फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP बोलते हैं। एंड क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 3rd COP था, COP 3 था। तो यही ये पूछ रहा है 1997 में क्योटो डिक्लेयर्स विच एक्सटेंड फ्रॉम द 1992। इसी तरह COP 21 जो है वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड था 2015 में। अब इन दोनों में थोड़ा और जल्दी से जान लीजिए, ये जो 3rd COP था क्योटो, वो एकमात्र ऐसा प्रोटोकॉल हुआ जिसमें लीगली बाइंडिंग टारगेट डेवलप्ड नेशन को दिया गया था, जो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए लीगली बाइंडिंग।
बाद में उस पर इतना ह्यू एंड क्राई मचाया डेवलप कंट्री ने कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड आते आते 2015 में वो वॉलंटरी में बदल गया, उसका नाम रखा गया नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। अंग्रेजी का प्ले है, इसका मतलब है कि जितना कर सको उतना ही, जो नेशन जितना कर सके, तो उसको चेंज कर दिया गया। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में कि लेस देन 2 डिग्री जो सेल्सियस है वो टेम्परेचर को बनाए रखने की कोशिश की जाएगी, ऐसा एग्रीमेंट हुआ था प्री इंडस्ट्रियल एरा में। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था उसमें 2 डिग्री से अधिक बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। बहुत क्लाइमेट एक्सपर्ट बोलते हैं कि 1.5 डिग्री के बाद ही बहुत खतरा हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिए। विच अवार्ड इज कन्फर टू विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान? अब ये सब क्या है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये सब याद रखना। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रिपब्लिक डे पैराड? आई डोंट नो। द फर्स्ट सार्क समिट कहाँ हुआ था, ये आप जानते हैं? एकदम वेरी इजी क्वेश्चन है, ढाका में हुआ था 1985 में। उसको 8 दिसंबर को हुआ था। उसको चार्टर डे भी बोलते हैं सार्क का। एंड सार्क के बारे में सब कुछ मैंने आपको बताया है, ऐसे यू गाइड यदि आपने खरीदा हो तो उसमें बहुत कुछ मैंने दिया है। व्हेन द 11th एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स, अब ब्रिक्स जो अभी 13th इंडिया में अभी हुआ है, मतलब हुआ है मीन्स कि इंडिया ने उसको होस्ट किया, हुआ तो वर्चुअली है। तो 12 जो है रसिया में हुआ था, 11 जो है वो ब्राजील में हुआ था। तो ठीक है, ब्रिक्स के बारे में जान लीजिए। एससीओ अभी हाल में हुआ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, इंडिया उसमें पार्ट है, चाइना भी पार्ट है उसमें, और कुछ जो है वेस्टर्न एशियन नेशन भी है, रसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी वर्चुअल मीटिंग हुई। तो एससीओ के बारे में आपको पूछ सकते हैं, ब्रिक्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आयोरा, इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्वाड के बारे में पूछा जा सकता है, अभी 2+2 डायलॉग अभी हाल में हुए उसके बारे में पूछा जा सकता है। नागालैंड की जो कैपिटल है, अब ये तो हम लोगों को स्कूल में पूछा जाता था, तो कोहिमा, ठीक है। द लॉन्ग, अब देखिए कैपिटल ये सब क्या, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इस पे इसलिए पूछते हैं कई लोग, ब्रह्मपुत्रा में कंफ्यूज होते हैं। ब्रह्मपुत्रा इज लॉन्गर रिवर देन गंगेस, मतलब गंगा से बड़ी रिवर है, लंबी, लेकिन इंडिया में उसका बहुत छोटा पार्ट जो है वो फॉल करता है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी में कि इसको जो है चाइना तिब्बत एरिया में दिहांग बोलते हैं इस रिवर को। ब्रह्मपुत्रा इंडिया में आके वो ब्रह्मपुत्रा हो जाती है। तो गंगा जो है सबसे लंबी रिवर है, गंगा इंडिया में देखा जाए तो लार्जेस्ट भी, मतलब वॉल्यूम के अनुसार वाटर, और लेंथ में भी करीब 2500 किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी है सेकंड नंबर, याद रखिएगा उसको, गंगा ऑफ द साउथ बोलते हैं। अब 78 नंबर क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू डू। देख लीजिए किस टाइप का बेकार क्वेश्चन है। द पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट, अब यहाँ देखिए कॉमन सेंस लगाइए, आपको कुछ पता भी नहीं हो तो टारगेट को हिंदी में लक्ष्य बोलते हैं, तो वही ये है। कई बार कॉमन सेंस से यूज करके आप गेस कर सकते हैं। द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री फोर्सेज, ये एक कॉमन जीके का क्वेश्चन है जो कहीं पे टपक गया था, इसलिए मुझे याद रह गया, मैंने आपको बताया था। यदि आपको भी इसी तरह याद रह गया हो तो आप मुस्कुराते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में असम राइफल्स हैं। द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को पता ये है या नहीं, या पढ़ाया गया कि नहीं। परमानेंट सेटलमेंट जो है फार्मर लोगों के साथ में, जो रैयत थे बंगाल में, किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला 30 में, 31 में, 32 में हुआ था। तो ये है, इसमें जो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि केवल कांग्रेस ने जो है, मुझे लगता है शायद सेकेंड या थर्ड, एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, परहैप्स सेकेंड में किया होगा शायद। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके तहत वो वहां गए, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। 1932 जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे ये सब कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें वहां पे मैकडोनल्ड जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मैकडोनल्ड अवार्ड के तौर पे दलितों को भी सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया था। गांधी जी फास्ट पे बैठ गए, अनशन पे, और फिर पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, जिसको गांधी जी के बिहाफ में मदन मोहन मालवीय ने साइन किया। एक क्वेश्चन में पूछा था तो हम लोग को पता लगा, गांधी जी ने खुद नहीं साइन किया था पूना पैक्ट को, लेकिन अंबेडकर जी ने किया था। तो ये सब क्वेश्चन में पूना पैक्ट पूछा जाता है। और ये भी कि दलितों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो दिया गया उसको क्या नाम था, तो मैकडोनल्ड अवार्ड कहा जाता है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस ने किस राउंड टेबल में भाग लिया ये भी पूछा जाता है, परहैप्स सेकंड। कम्युनल इलेक्ट्रोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के पूछा है। इसको सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम बोलते हैं, इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको लाया गया था। 1909 में एक जगह एमसीक्यू में ये पूछा गया था कि सिख को और अदर कम्युनिटी को किस
कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आज़ादी के पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में दिया गया था जगह सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सिख एंड अदर कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट 1919, इसको कहते हैं मॉन्टेग चेसमफोर्ड रिफॉर्म। अब मॉन्टेग चेसमफोर्ड रिफॉर्म से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके थ्रू डेआरची जो है प्रोविंस में लाया गया। डेआरची का मतलब ये होता है कि देयर विल बी टू ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, एक जो है गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू उसको हैंडल करेगा, मिनिस्ट्री कर लीजिए, और कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो मिनिस्टर बनेंगे, उनको दिया जाएगा। ये डेआरची जो 1919 का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने खत्म करके सेंटर में डेआरची ले आया और प्रोविंसेस को कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी। ये सब पूछा जाता है। Which among the following is not a feature of Government of India Act 1935? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इनफैक्ट एक जगह पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने सबसे ज्यादा कहां से लिया है, तो इसी एक्ट से सबसे ज्यादा लिया है। ये लॉन्गेस्ट एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन उस समय में था। तो इसमें जो ये गलत है, यूनिकैमेरियल नहीं था, जैसे अभी बाइकैमेरियल है। बाइकैमेरियल मतलब कि दो हाउस है, राज्यसभा लोकसभा, वैसे उस समय भी था। तो बाकी तीनों पढ़ लीजिए, ये सब इसके फीचर थे। इसमें से जो है ये गलत है। साइमन कमीशन 1913 1928 में आई थी। इसके अगेंस्ट में गो बैक साइमन जो है वो लाला लजपत राय पंजाब में इसको लीड कर रहे थे, उनको लाठी लगी और वो मर गए उसमें, उसके बाद उनकी डेथ हो गया। तो इस पे काफी हंगामा मचा था। तो साइमन कमीशन के बाद ही जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। साइमन कमीशन ने जो स्टडी किया उसके बेसिस पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे ना गुलजारी लाल नंदा को यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। कुछ साल पहले इनका निधन हुआ था। गुलजारी लाल नंदा 3 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने थे। जब भी कहीं भी कोई जैसे नेहरू जी और शास्त्री जी के बीच में 1 महीने का गैप है तो वो बन गए, फिर इंदिरा गांधी और शास्त्री जी के बीच में 1 महीने का तो फिर बन गए। तो इस टाइप से गुलजारी लाल नंदा जो है 3 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे। Article 368 speaks about how many ways to amend the Constitution of India. It's a very difficult question है, very difficult. यदि आप Constitution में पढ़िएगा 368 में तो ऐसा लिखा हुआ है, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation और repeal. तो 3 तरीके से जो है अमेंडमेंट हो सकता है, एडिशन, वेरिएशन और रिपील से, मतलब किसी एक्ट को पूरा खत्म कर दें या उसको चेंज कर दें या कोई नया एक्ट लगा दें। तो ये 3 तरीके से कर सकता है। अब देखिए कितना डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार यदि आपने जान लिया तो शायद रिपीट हो जाए तो अच्छा है। द 8th शेड्यूल, अब ये फिर बच्चा टाइप का क्वेश्चन है। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लैंग्वेजेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सॉरी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेज जो है एज रीजनल लैंग्वेज लाइक मैथिली, बोडो एंड ये सबको उसमें जो है असमिया एंड मेनी अदर जो साउथ के लैंग्वेज हैं, बंगाली, ये सबको उसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। जब रिकॉग्नाइज किया जाता है तो बहुत सारे उसमें एडवांटेज आपको मिलते हैं। उसमें परीक्षा हो सकती है, वो पेपर आप लिख सकते हैं, उसकी पढ़ाई होती है एंड ऑल। तो ये लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ये इजी टू मीडियम क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। 110 आर्टिकल में जो है डिफाइन किया गया कि मनी बिल क्या है। क्यों डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि थोड़ा वेग है। मनी बिल ये कहता है कि कोई भी ऐसा मैटर जो मनी से रिलेटेड हो, अब लौट के तो सारा मैटर मनी से रिलेटेड हो जाता है, तो ये सर्टिफिकेट देना कि ये मनी बिल है, ये स्पीकर का पावर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी बिल में जो है लोकसभा को बहुत ज्यादा पावर है राज्यसभा से, ये भी पूछा जाता है। क्या क्या दोनों के पावर में डिफरेंस है, ये भी पूछा जाता है। लोकसभा जो है इसमें इतना सुप्रीम है कि यदि उसने मनी बिल को पास कर दिया और राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा 14 दिन तक उसको रखे रहे तो उसको पास माना जाएगा। राज्यसभा ने यदि उसमें कोई अमेंडमेंट सुझाव दिया और वो लोकसभा ने नहीं माना तो उसको नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से जो है इसमें कोई ज्वाइंट सीटिंग भी मनी बिल में नहीं होती, इसको प्रेसिडेंट लौटा भी नहीं सकता, और इसमें लोकसभा को बहुत सुपर पावर दिया गया है मनी बिल में। आर्टिकल 109 एंड 110 दोनों जो है मनी बिल से रिलेटेड है। 109 में ये सब बातें लिखी गई, वो 14 दिन वाली बात। 110 में जो है डेफिनेशन है और स्पीकर को ये पावर दिया गया है। मनी बिल प्रेसिडेंट के बिना अनुमति के जो है उसको प्रेजेंट भी नहीं किया सकता पार्लियामेंट में। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज स्टेटेड इन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को 3 जुरिस्डिक्शन है। एक है ओरिजिनल, पूछा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 के तहत है, और जो इन स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हो जाए या स्टेट और स्टेट के बीच में, तो ये दोनों मैटर जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। एपीलेट जुरिस्डिक्शन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, हाई कोर्ट से ऊपर क्रिमिनल या सिविल केस में जो है वहां जाते हैं, लास्ट कोर्ट है वो। और एक थर्ड जो उसकी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, कि वो
प्रेसिडेंट उनसे सलाह मांग सकते हैं किसी सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अंडर आर्टिकल 143। उसको मानना जो है प्रेसिडेंट को कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी मांगा गया है, पढ़ सकते हैं नेट पे कब कब प्रेसिडेंट ने किन किन सब्जेक्ट पे मांगा है। जो ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 में है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहाँ पे। 148 को भी याद कीजिए। सीएजी, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी हैं। ऐसे ऑथोरिटी जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी बोलते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऑथोरिटी जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो किसी एक्ट से बने हैं उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। तो स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे सीवीसी हो गया, जैसे एनएचआरसी हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन, या वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन जो है, ये सब जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बट स्टैट्यूटरी बॉडी है। और जैसे प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग जो है, ये सब जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई एक्ट से भी नहीं बना है, सीधे कैबिनेट के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बना है। तो अब ये जो अटॉर्नी जनरल 76 में ये लिखा हुआ है कि जब तक प्रेसिडेंट का मन हो तब तक वो रहेंगे, कोई उनका फिक्स टेन्योर नहीं है, इसलिए ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। आर्टिकल 320 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, अब देखिए जो 315 से 324 जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, 315 यूपीएससी के बारे में है, और जो स्टेट में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो है 320 भी है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। क्योंकि 324 तक जो है, सॉरी 323 तक यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, 323 तक है, 324 जो है वो तो चीफ इलेक्शन कमीशन आ जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस आर्टिकल में लिखा गया है, डीपीएसपी के। तो डीपीएसपी को एक बार गौर से देख लीजिए, फंडामेंटल राइट को भी गौर से देख लीजिए, जो आर्टिकल किसमें है, ये आर्टिकल 44 याद रखने की बात है। अमेंडमेंट सारे जो है वो पढ़ लीजिए। 52nd अमेंडमेंट राजीव गांधी के टाइम में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट एंटी डिफेक्शन लॉ। इसने जो है 10th शेड्यूल, एक नया शेड्यूल ही क्रिएट करा दिया था। और इसके आगे का जो दो शेड्यूल है 11th और 12th जो है वो 73rd और 74th अमेंडमेंट से आया, जिसमें कि पंचायती राज की व्यवस्था थी। तो ये सब शेड्यूल नया नया क्रिएट हुआ। 9th शेड्यूल को भी यहाँ पे याद कर लीजिए। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का 51 में हुआ था, नेहरू जी ने पहली बार किया था, उसमें 9th शेड्यूल क्रिएट किया गया था। अदरवाइज जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब बना होगा तो 8 ही शेड्यूल उसमें होंगे। आइडेंटिफाई द राइटली स्टेटेड आर्टिकल। अब देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन से कितने ज्यादा आर्टिकल आपको पूछे जा रहे हैं। इसको आप पढ़ेंगे, अभी तो बहुत डिफिकल्ट है सब याद रखना कि कौन आर्टिकल में क्या है, लेकिन ये वाली आर्टिकल केवल सही है। तो आपको बहुत गौर से जो है सारे फंडामेंटल, ज्यादा है नहीं, 12 से लेके 32 तक ही है, तो वो एक बार भी आज भी रात ब्राउज कर लीजिए। इसी तरह डीपीएसपी भी जो है 3 से लेके 51 तक लगभग है, तो उसको पढ़ लीजिए। ये सब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा। तीनों लिस्ट को पढ़ लीजिए, जो लिस्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट और कंकरेंट, उसमें 10 मिनट लगेगा। बस दिमाग बनाना चाहिए, जैसे बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी, ये स्टेट सब्जेक्ट है। और लाइक फॉरेस्ट जो है कंकरेंट है, कुछ सेंटर में है, जैसे कम्युनिकेशन यूनियन लिस्ट में है। तो इस टाइप का देखना चाहिए। जैसे कि ऑडिट जो है, इवन स्टेट की भी ऑडिट यूनियन लिस्ट में है, तो कुछ कुछ देख लीजिए इन सब चीजों को। द डिफेंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टेटेड इन द ओथ ऑफ द ऑफिस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट जो ओथ लेते हैं उसमें और बातों के अलावा लिखा रहता है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। को याद कर लीजिए, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड। एक जगह ये भी पूछा गया था कि कौन सा 3 वर्ड इसमें लिखा हुआ है, तो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 60 में लिखा गया, 60। और गवर्नर जो ओथ लेते हैं आर्टिकल 159 में लिखा गया। अब यहाँ एक बहुत टफ क्वेश्चन आप देखिए क्या है। पहले तो ये देख लीजिए, द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टेटेड इन द ओथ ऑफिस इज प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंडर कौन है? एज पर ओथ प्रेसिडेंट। कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा? प्रेसिडेंट। कौन प्रिजर्व करेगा? प्रेसिडेंट। इसीलिए प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट इंडिया में केवल एक ही ग्राउंड पे किया जाता है, वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि ये सब काम वो नहीं कर पा और उसने खुद कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया तो उसको इंपीच किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट क्वेश्चन एक किसी पीजी टेस्ट में आया था कि कौन 2 अथॉरिटी हैं जिनका की अलग जो है आर्टिकल में ओथ की फॉर्मेट दी हुई है। केवल वो गवर्नर हैं आर्टिकल 159 में और प्रेसिडेंट है आर्टिकल 60 में। बाकी जितने हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, जजेज, एमपी, एमएलए, इन सब का जो ओथ है, इवन कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उन सब का ओथ जो है वो शेड्यूल 3 में एक ही जगह लिखा हुआ है, लेकिन केवल प्रेसिडेंट और गवर्नर का अलग आर्टिकल में। इसको ध्यान रखिए, शायद आपको एक क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको याद दिला रहा हूँ, शायद कल यदि आ जाए। गवर्नर और
प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में डिफरेंस है, क्योंकि अभी पार्डनिंग पे कुछ हुआ है तो न्यूज में भी है। गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। गवर्नर कोर्ट मार्शल जो मिलिट्री में जो होती है कोर्ट मार्शल, उस पर नहीं पार्डन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। बाकी दोनों के पावर बराबर है। एंड ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी आपको पूछा जा सकता है। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है, जैसे कि अभी आप देखिए कृषि कानून भी ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए गए हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो और किसी एक्ट को लाना बहुत अर्जेंट हो तो प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से वो लॉ को ले आता है। लेकिन चूंकि वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो, उसकी लिमिटेड उसकी जो है वैलिडिटी रहती है। जैसे ही पार्लियामेंट आता है सेशन में तो 6 वीक के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर उसको जो है पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, नहीं तो वो लैप्स कर जाएगा। तो अब देखिए, 2 पार्लियामेंट के सेशन के बीच में 6 महीने का गैप होता है, 6 मंथ का। इसका मतलब यदि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने यहाँ पे कोई ऑर्डिनेंस निकाला तो 6 महीने तो ऑर्डिनेंस इसलिए वो लागू रहा कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और फिर 6 वीक जो है पार्लियामेंट के आने के बाद भी रह सकती है। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया, 6 महीना प्लस 6 वीक। ये भी एक क्वेश्चन में पूछा गया कि टोटल ड्यूरेशन के लिए कितना मैक्सिमम पीरियड के लिए एक ऑर्डिनेंस वैलिड रह सकता है। तो 6 महीना 6 वीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है कि गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस की पावर है, उसका क्या आर्टिकल है। तो यहाँ पे टिप्स मैं दे रहा हूं याद रखने का। 123 है तो वो 213 है, जस्ट इसको 2 को इधर कर दीजिए। तो 213 जो आर्टिकल है वो गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। द 6 फंडामेंटल फ्रीडम आर मेंशन्ड अंडर, तो 6 फंडामेंटल जो फ्रीडम के राइट है आर्टिकल 19 में है, उसी में आपने भी देखा भी 19, 20, 21, इसमें 21 आर्टिकल जो है राइट टू पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को एक्सपेंड करके राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्योर एयर एंड कितने सारे राइट्स जो है हम लोगों को उसी को एक्सटेंड करके फंडामेंटल राइट को दिया है। इसमें एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे बड़ा कारण बन गया, वो वही आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो वो आर्टिकल 19 में जो 6 हमारे जो, सॉरी 19 के बाद वो सब है, लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताने लगा। यहाँ पे ये है कि जो 6 हमको राइट जो मिलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम कहीं भी कोई जॉब करने का, फ्रीडम किसी भी तरह का एसोसिएशन बनाने का, ये जो 6 फ्रीडम के राइट है वो आर्टिकल 19 में। वो जो मैं आपको बता रहा था वो अलग राइट, फ्रीडम के राइट आगे मैं बढ़ के बता रहा हूँ। तो 6 फंडामेंटल फ्रीडम आर मेंशन्ड आर्टिकल 19, और आर्टिकल 21 के बारे में आपको बता रहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके तहत कि हम लोगों को बहुत सारे राइट मिले हैं। लेटेस्ट इज राइट टू प्राइवेसी। अब यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस पे आपको पूछ दिया गया है। ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है पॉलिटिकल साइंस में, वो टफ भी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कई जो है गवर्नमेंट स्कीम जो अभी हाल में आए हैं यहाँ दे दिए, थोड़े हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये एक्सीडेंट कवर के की एक स्कीम है गवर्नमेंट की, मतलब कम प्रीमियम पे पढ़ा उसमें गवर्नमेंट प्रीमियम भरती होगी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो नए आए हैं, मिशन कर्म योगी, ये तो मैंने अपने इसमें भी दे दिया है, जो गाइड अभी लास्ट मिनट प्रेप गाइड मैंने DUET के लिए निकाला उसमें भी मैंने इन सबको दे दिया है करंट इवेंट में। मिशन कर्म योगी एक नया मिशन लॉन्च किया गया है। सिविल सर्वेंट जो है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं मेन, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग और उनको और इंप्रूव कराने के लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो गांव देहात में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सौभाग्य स्कीम जो है वो हर गांव में, हर गांव और शहर में भी, खास करके गांव में हर घर में बिजली कनेक्शन देने का स्कीम है। नल जल मिशन जो है रूरल एरियाज में हर घर में सेफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी पहुंचाने की योजना है। आयुष्मान भारत जो है हर आदमी को, इंडिया में जो गरीब आदमी खास करके है उसको जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है 5 लाख तक का, कहीं भी इलाज करवा ले, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, वो सरकार के खर्चे पे प्रीमियम भरने का आयुष्मान भारत स्कीम है। और PM किसान जो है, किसान खुद एक एक्रोनेम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना करके है, उसमें हर किसान को इंडिया में जो है वो 2,000 रुपये हर क्वार्टर में, मतलब हर 3 महीने पे उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। तो इस तरह की योजनाओं को हो सकता है कल आपको कुछ पूछ दे, एक दो इससे बाहर भी पूछ दे। यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको शॉर्ट में UEE कहते हैं, ये सर्व शिक्षा अभियान, इसको शॉर्ट में SSA बोलते हैं। तो SSA का एम क्या है, UEE। ये सभी
जानते हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, जिनको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है, ये राइट टू एजुकेशन से भी इसको जोड़ दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान। इनफैक्ट सर्व शिक्षा अभियान जो राइट टू एजुकेशन जो है वो इसी मिशन के तहत जो है उसको फुलफिल किया जा रहा है, और उसका जो एम है वो यूनिवर्सल एलिमेंट्री प्राथमिक शिक्षा जो है उसको यूनिवर्सलाइज करना है। तो ये तो चलिए बहुत हड़बड़ी में मैंने करने की कोशिश की। अब एग्जामिनेशन की रात है, पता नहीं ये वीडियो कब रेंडर होगी, इसमें टाइम लगता है और आप कब देखेंगे, आंखें आपकी झपकेगी। लेकिन जो मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको गौर से सुनिए। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आपको थैंक्स बोलूं और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूं, आपको फिर से एक बार मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूं कि ये लिंक है CUET PG गाइड के लिए, और यदि आप इसको मिस कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े रिसोर्स को मिस कर रहे हैं। आप जाइए, इसको बहुत शान से जो है किंडल पे पढ़िए। ऑफ कोर्स मोबाइल पे उतना कोई भी अच्छा पढ़ना नहीं होता है, यदि आपके पास लैपटॉप है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप साइबर कैफे में जाइए, उसको PDF बनाइए, प्रिंट आउट निकालिए और पढ़िए। कैसे करना है ये सब आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, साइबर कैफे से पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है तो बहुत ही मजा आएगा, लेकिन किंडल ऐप को डाउनलोड कीजिए। मैंने एक पूरा वीडियो निकाला है कैसे किंडल को आप यूज कर सकते हैं। और यदि आप CUET के अलावा DUET दे रहे हैं या और कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इस गाइड को मत मिस कीजिए, जो सबसे ऑल टाइम पॉपुलर गाइड जो है, जिसको बोलते हैं एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस एग्जाम, वो भी Amazon किंडल पे अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैंने दिया है। इवन Amazon पे जाके पॉल साइंस हेल्प केवल लिखने से ही आपका काम हो जाएगा। ऑफ कोर्स स्पेस बीच में दीजिएगा, या CUET लिखने से भी आपको गाइड मिल जाएगा सर्च में। इससे पहले कि हम इस वीडियो को खत्म करें, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लास्ट मंथ में प्रवेश कर गई है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एक बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस का आप पार्ट बन सकते हैं। इसमें जो है अभी तक करीब 1500 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी स्टूडेंट लाइव जो है उसको अटेम्प्ट कर चुके हैं। अभी चल रहा है लाइव CUET PG की टेस्ट, जो कि मॉडल पेपर बना करके और उसमें गूगल मीट के थ्रू जो है लाइव डिस्कशन उस पर होती है। यदि आप इस एक्सपीरियंस का पार्ट बनना चाहते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे, तो अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल पे भेजिए, आपको आगे गाइड की जाएगी। एक बार फिर से जो है यहाँ पे मैंने CUET PG गाइड का लिंक दिया हुआ है, और इस तरह से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, और बहुत जल्द मिलेंगे 2021 के पेपर को लेकर के फिर से एक बार, और फिर 2014 जो एक पुराना पेपर है उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ तो बकवास हैं ही। जैसा मैं कहता हूँ, मेरे वर्ड पे मत जाइए, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चन ऑलवेज हर पेपर में बकवास होते हैं, मैं भी बनाऊंगा उसमें भी होंगे। सो ओके, बाय, सी यू अगेन वेरी सून।